बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, हुकूमत ने मुआशी बहाली का प्लान तैयार किया है और इसकी खुसूसी कमेटी में आर्मी चीफ को भी शामिल किया गया है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए सहूलतकारी के लिए बनाई गई काउंसिल ने मईशत के मसाइल को हल करने का दावा किया है। सरकारी एलामिया के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से बनाई गई इस खुसूसी कमेटी का मकसद दिफा, ज़राअत, मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खलीजी ममालिक से सरमायाकारी के अमल को बेहतर बनाना है। एपेक्स कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी और एग्जीक्यूशन कमेटी बना दी गई है और 2035 तक मुल्की GDP 3 गुना बढ़ाने और $1 खरब तक लाने का भी दावा सामने आया है। क्या ये मुआशी प्लान वही शाहकार है जिसका था इंतजार? क्या ये मुआशी बहाली का दावा हकीकत है या कोई फसाना है? और क्या अब IMF पाकिस्तान का प्लान भी बन चुका है? आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि काजी आ रहा है। क्या अब अदलिया बहरान खत्म हो जाएगा और इदारों में टकराव और आइंदा चुनाव जैसे मामलात बेहतरी की तरफ जाने का इम्कान है? मुल्क की साम दुरुस्त है या नहीं? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, जफर मोतीवाला साहब और हमें ज्वाइन करेंगे शकील रामे साहब। ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अब से बड़ा सवाल वो ये है कि जो मुआशी बहाली का प्लान दिया गया है ये काबिल अमल भी है या नहीं, ये हकीकत है या फिर फसाना है? इस पर अपने पैनलिस्ट की राय हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के मुआशी बहाली के प्लान पर बात करेंगे। हुकूमत ने मुआशी बहाली का एक प्लान तैयार कर लिया है और इसकी खुसूसी कमेटी में आर्मी चीफ को भी शामिल किया गया है। जफर मोतीवाला साहब, आप चूँकि गहरी नज़र रखते हैं मशहद के तमाम मामलात पर, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। कहिएगा, ये जो मुआशी बहाली का प्लान सामने आया है ये काबिल अमल भी है या नहीं, और साथ ही साथ इसके अहदाफ और मकासद क्या होंगे? देखिए, काबिल अमल है और इसमें अश्योरेंस चारों मुल्क से पहले से मिली हुई है, UAE, सऊदीया, चाइना और कतर। और इसकी निगोशिएशन जो है वो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद इन्वॉल्व रहे। तो इसका मतलब ये है कि अगली जो हुकूमतें भी जो आएंगी इलेक्शन के बाद, वो फिर हम इधर उधर शिफ्टिंग गियर नहीं होगा। ये अश्योरेंस की वजह से ये सब आ रहे हैं, चाइना भी, सऊदीया भी, UAE भी और कतर भी, कि फिर ये लॉन्ग टर्म चलता रहे। फिर ये कि स्क्रैप हो जाए, दूसरी कोई टीम आ जाए तो वो कहे कि नहीं यहाँ ये गलत हुआ, वहाँ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं हो। डूएबल है, अमाउंट भी अच्छी खासी आएगी और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ज़रूरत आज से नहीं 10-15 साल से है, जिसमें आपकी ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी के लिए भी चाहिए, रिफाइनरीज के लिए भी चाहिए। अपना आपको पता है कि दूसरे जो इश्यूज आ रहे हैं उन सब पे भी हमें ज़रूरत है। तो ये हो सकता है। और ये आप देखिए कि रीजनल कोऑपरेशन वाली टीम आई है, आपका जो पार्टीज बनी है हमारे साथ इन्वॉल्व होने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो रीजनल है। मैं कई सालों से ये बोल रहा हूँ कि आप मिड एयर में कभी भी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हो। हमारे ये रीजनल के जो है, इसमें खुसूसन सऊदीया और UAE, 4 कंट्री से जो हमें रिमिटेंस आती है हाईएस्ट 80%, वो है अमेरिका, UK, सऊदीया और UAE। हम उनसे ही मुनहरफ हो रहे थे, सऊदीया और UAE से, जहां से आपकी रिमिटेंस आ रही है, जहां आपका लेबर गया हुआ है, जहां के आपके टाइज हैं, जहां पर आपका जो पाकिस्तानी है वो थोड़ा वेल ऑफ भी हो रहा है। हम उन कंट्रीज की तरफ से जा रहे थे जहां से रिमिटेंस बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब ये जब कंट्रीज आपको इस पे हेल्प करेंगे तो ये सामने भी ये मांगेंगे कि ये लॉन्ग टर्म चले, इनकी इन्वेस्टमेंट को कोई परेशानी ना हो। और ये जो सबसे बड़ी बात है ना, ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस हम कह कर थक चुके हैं कि भाई आप तो कोई भी प्लेन से उतर रहा हो, आपके लिए कोई चीज और आपके लिए वो हार्ड करेंसी ला रहा हो, चाहे पाकिस्तानी हो, सऊदी हो, UAE का नेशनल हो, चाइनीज हो, कतरीज हो, आप आने दो। आप उनको ऐसे फास्ट ट्रैक पर करो जैसे पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने फास्ट ट्रैक पर वीजा किए हुए हैं, जैसे पाकिस्तानियों के लिए उधर एक्सेसिबिलिटीज दी हुई हैं। जो हम मिड वे में अपनी फॉरेन पॉलिसीज बदलते हैं,
वो अब करना छोड़ दो, क्योंकि अभी इट्स बिजनेस एज यूजुअल नहीं हुआ है। अभी आपका इंपोर्ट जब खुलेगा तब आपको आपकी करेंसी की वैल्यूज का पता चलेगा। ठीक है रज़ी साहब, ये जो मंसूबा है एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, और अगर देखा जाए तो IMF प्रोग्राम की बहाली के जो इम्कानात हैं वो भी कम ही दिखाई दे रहे हैं, और ख़दशात जो हैं दिवालिया होने के वो बढ़ रहे हैं। क्या इसके तहत जो बीमार पाकिस्तानी मईशत है उसकी बहाली मुमकिन है और ये काबिल अमल है? देखिए, इस पे बात करने से पहले डिफ़ॉल्ट का तो बिल्कुल आप जिक्र ना करें कि नाम लें। वो कुछ लोगों ने अपनी दुकानदारी के लिए शुरू किया हुआ है, और अगर हम डिफ़ॉल्ट कहें तो ज़फ़र मोती भाई जैसे लोग जो हैं वो बाकायदा डंडा लेके मारने को दौड़ते हैं। अच्छा। तो इसलिए बेहतर है कि मैं सिर्फ इससे पहले एक जिक्र कर दूं, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम है जी दाऊद फैमिली का। पाकिस्तान के अंदर सोशल वेलफेयर के जितने भी प्रोजेक्ट हों वो उस फैमिली के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होते। मैं याद है पंजाब यूनिवर्सिटी में जब होते थे तो उस वक्त हम एज ए स्टूडेंट उनके पास जाया करते थे, तो वहाँ से वो 2 बसों की, 4 बसों की, 10 बसों की डोनेशन दे दिया करते थे। इतने बड़े वो हैं। उनके 2 फर्जंद हैं इस वक्त, ये आलमी ख़बर है। वो जो टाइटैनिक को देखने के लिए ओशन गेट कंपनी के नाम से वो गए हुए हैं, उनकी आबदूज में बैठ के। हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह करे कि अल्लाह वो करे वो ज़िंदा हों और वो वापस खैर सलामती से आ जाएं। शहज़ादा दाऊद हैं, उनके साहबजादे हैं मेरा ख्याल साथ में सलमान दाऊद। तो मैंने कहा कि आगाज़ से पहले एक दुआ से आगाज़ किया जाए। अब आपके सवाल की तरफ देखें, शुरू में ये जो चीज़ें होती हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं। 1998 के अंदर PMLN की हुकूमत ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई समीडा के नाम से। डॉक्टर सलमान शाह साहब जो हैं वो उसके चेयरमैन बने, और बड़ी बातें की गई और कहा गया कि हम रेवोल्यूशनाइज कर देंगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद ही उसे ख्वाजा ज़ुबैर साहब छोड़ गए और डॉक्टर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो ब्यूरोक्रेटों के हत्थे चढ़ गई। आज तक वो एक उज़्वे मुअत्तल है। उसके बाद पेस्टेक बनाया हमने संगे मरमर की डेवलपमेंट के लिए, वो उसको एक ग्रुप हाईजैक करके ले गया। हमने कराची के अंदर मुफ्त ज़मीन दी, एक एमरल्ड सेंटर बनेगा, वहाँ पे कीमती पत्थरों का कारोबार हुआ होगा। वहाँ पे टसोरी हाइट बन गई और वो गवर्नर भी बन गए हैं, वहाँ पे वो बिल्डिंग नहीं बन पाई। अच्छा, इसी तरह थोड़ा सा आगे आ जाइए, देखिए ये और भी मैं इस तरह की 20 मिसालें दे सकता हूँ। इसमें पूरा जोर जो है वो है आपकी माइंस एंड मिनरल सेक्टर के ऊपर। आप यकीन करेंगे कि उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते पाकिस्तान के मौजूदा कानूनी सेटअप के अंदर। मैंने जाके एक जगह पे लीज ली है, सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल साहब जब चाहें मेरी वो लीज फारग करके सलमान आबद साहब को वो अलॉट कर दें। अच्छा। मैं उन्हें किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई आपने किस कानून के तहत मेरी ये लीज कैंसिल की है। जब तक उसके बेसिक फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनते, यही तो लड़ाई है। बलूचिस्तान में है क्या? बलूचिस्तान में जो अफसर अपॉइंट हो जाता है वो किसी ज़मीन की लीज जो है वो वहाँ पे गन पॉइंट से लिखवाता है और जाके आलमी मंडी के अंदर या रीजनल मंडी के अंदर थ्रो अवे प्राइसेस पे बेच के घर चला जाता है और आके लाहौर के अंदर 4 कनाल का घर बना लेता है। तो मेरा मतलब है पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, भाई फंडामेंटल काम करने का है कि माइंस एंड मिनरल के पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे में और वफाक में बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर आपकी वायलेशन हो। आपके साथ रिकोडिक में क्या हुआ है? यही हुआ है कि एक साहब ने उसकी लीज अलाउ कर दी, दूसरे ने आगे कैंसिल कर दी, वो कंपनी इंटरनेशनल लिटिगेशन में चली गई और 10 अरब 50 करोड़ डॉलर की ठुक गई है हमें। ठीक है, और वो उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। लेकिन ये बहुत अहम इशू है कि आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जी हम अगले 3 साल के अंदर $100 बिलियन लेके आएंगे, और ये शेख चिल्ली के ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, देखने चाहिए। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था तो मौजूदा पाकिस्तान वजूद में आया, हमें भी देखने चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई फंडामेंटल तो हो, कोई बुनियाद तो हो जिसके ऊपर हम महल तामीर कर रहे हैं।
मतलब वो अंडा तो हो जिससे चूजा निकलेगा, फिर चूजा मुर्गी बनेगा, फिर मुर्गी अंडे देगी, फिर वो बहुत सारे चूजे होंगे, फिर बहुत सारी मुर्गियां आएंगी और हम अमीर हो जाएंगे। भाई अंडा तो हो ना, यहाँ पे तो अंडा भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए ये जो है मुझे अच्छा लगा। यानी आप समझते हैं कि हकीकत नहीं है, फसाना नहीं, एपेक्स कमेटी बन गई, ये बहुत बड़ी हकीकत है भाई, क्या करते हैं आप उसमें, इतने इतने मुअज्जिज़ीन लोग शामिल हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बन गई, उसके अंदर भी बड़े मुअज्जिज़ीन शामिल हैं, रिटायर हजरात भी शामिल है उसके अंदर। एग्जीक्यूशन कमेटी भी बन गई, उसके अंदर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, 20-20, 21-21, 22-22 ग्रेड वाले। लेकिन जिस अंडे में से बच्चा निकलना है वो अंडा मौजूद ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। जिस ट्रेजेडी की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ। जी सलमान हाफिज साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो मईशत की बहाली का प्लान है, ये सियासी नारा है महज या फिर काबिल अमल मंसूबा है? देखिए, पहले तो मैं भी हुसैन दाऊद साहब के लिए जो है ना, उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके बच्चे जो हैं दोनों सामने आ सकें और जो उनके ऊपर इस वक्त मुसीबत है वो टल सके। आमीन। देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है। ये जितनी कमेटियाँ बनाई गई हैं एपेक्स कमेटी से लेके, और उसमें जितनी भी आपने 3 कमेटियों का नाम लिया है, मैं आज उसको पढ़ रहा था और देख रहा था इसमें से कोई माहिर मईशत भी है या नहीं है जिसने मईशत को बहाल करना है। यानी अंदाज़ा लगाइए, आप इंतज़ामी अफसरान के ऊपर बुनियाद बनाकर वो भी रिटायर और इसके ऊपर अपना मुकदमा बना रहे हैं, एक बात। और दूसरा ये है कि ये मुकदमा कौन बना रहा है, जिसकी हुकूमत 2 माह की रह गई है, उसके बाद इंतखाबात होने हैं, पता नहीं वो दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं बनते, या शायद पहले से तय कर लिया गया है कि वज़ीर आज़म उन्होंने बनना है और अगले 5 साल भी उन्होंने काम करना है। यानी 2 महीने की हुकूमत जो है वो इस वक्त एक मनसूबा लेके आई है। फिर कहा गया कि ये तसलसल रहेगा, हुकूमतें आएंगी जाएंगी लेकिन ये कायम रहेगा। ये कहानी तो हम 70 साल से सुन रहे हैं। जो हुकूमत आती है फिर वो आके अपना एक नया पंडोरा खोल लेती है और पिछले जो भी इस वक्त इनिशिएटिव होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तीसरी बात यह कि कोई ऐसा रोड मैप है जो मईशत की बहाली के बारे में आपको बता सके कि ये 10 स्टेप हमने लेने हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की कौमी मईशत जो है वो ग्रो करेगी। मसलन कहा गया कि हम वो तमाम रुकावटें दूर करना चाहते हैं जो गैर मुल्की सरमायाकारों को इस वक्त दरपेश हैं। बहुत अच्छी बात है, आप 1 विंडो ऑपरेशन भी कर लें, और ये 1 विंडो ऑपरेशन भी पिछले 2-3 मैं कर रहा हूँ 2-3 1 विंडो ऑपरेशन पिछले 2-3 दहाइयों से सुन रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो जो मुल्की सरमायाकार है, जिसका भी रिजवान रज़ी साहब इशारा कर रहे हैं, वो तो भाग रहा है पाकिस्तान से। उसको रोकने के लिए भी कोई कमेटी बना दे कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, वो पाकिस्तान से जाए ना। ये जो पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, उसको रोकने के कुछ इकदाम कर लें कि वो बाहर ना जाए, वो यहाँ पर बैठ के जो है हमें फैसिलिटेट करें। देखिए, बात यह है कि आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान, कोई मिड टर्म प्लान, कोई शॉर्ट टर्म प्लान की कोई रिफ्लेक्शन है? कोई हमें बता रहा है कि जनाब हमने अगले 6 माह में ये करना है, साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है, 3 साल में ये करना है, और इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर हमने लेके चलना है। ये सारा का सारा एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके मीनार खड़ा किया गया है। ख्वाहिश मेरी भी है, जिस तरह से हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि हम इसके अंदर से कई अरबों डॉलर जो है निकाल सकें, मईशत ग्रो कर सके, बाहर की सरमायाकारी हो सके। लेकिन जो बार बार पाकिस्तान के माहिरीन मईशत जो है जिस चीज़ की निशानदेही करते हैं, रिजवान रज़ी साहब इसकी निशानदेही करते हैं कि जनाब आप ये बताइए कि जो इकनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, इदारा जाती इस्लाहात हैं, क्या आप ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात किए बगैर, क्या FBR की इस्लाहात किए बगैर, क्या आप अपने टैक्सेशन के नेट के अंदर इस्लाहात किए बगैर, क्या आप अपनी जुडिशरी और लीगल रिफॉर्म्स को ठीक किए बगैर, क्या आप अपने इकनॉमिक स्ट्रक्चर को इकनॉमिक रिविजिटिंग के किए बगैर क्या कोई मईशत बहाल हो सकती है? इस तरह के जज्बाती नारे तो PTI के दौर में भी लगे, उससे पहले PMLN भी लगाती रही, वो कशकोल तोड़ने के लिए कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, पता नहीं किस किस्म के हमने स्लोगन्स के साथ ये काम किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अभी तो एक इनिशियल इसकी शक्ल है। अच्छा। अभी देखते हैं कि इसकी शक्ल आगे जाके क्या निकलती है। सबसे पहला सवाल तो मेरे नज़दीक ये है कि ये मॉडल जिसको आज काउंसिल की तश्कील दी गई है, ये कितनी बड़ी सस्टेनेबल होगा, कितना इसको लेजिटिमाइज किया जाएगा, कितनी इसकी ऑनरशिप होगी, ये सब चीज़ें देखनी होगी। और फिर वो विजन देखिए ना, इकोनॉमिक्स बहाल होती है किसी विजडम के तहत, किसी विजन के तहत, वो कहाँ है? और फिर सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया की सियासत में डिस्कस किया जाता है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे कर लेंगे? इस पूरे एजेंडे के अंदर कहीं कोई जिक्र आपके पास आया है कि हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे करनी है, हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे करनी है? कोई जिक्र है? तो उसके किए बगैर अगर आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, मईशत को तरक्की लेके चलना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है जी। मैं भी आपके लिए दुआ गो, जैसे पूरी कौम दुआ कर सकती है। लेकिन मसला यह है कि महज दुआओं से मसला हल नहीं होता ना, उसके लिए कोई ठोस मनसूबाबंदी, कोई प्लान, कोई रोड मैप, कोई रिफ्लेक्शन होनी चाहिए ना, जिसको बुनियाद बनाकर हम उम्मीद करते हैं कि जनाब ये है वो दुरुस्त ट्रैक
जिसके ऊपर चल के हम अपनी इकॉनमी को अगले 4-5 सालों के अंदर बहाल कर सकेंगे। अभी सिर्फ सवालात हैं, इनके जवाबात अगले कुछ 6 महीने में आप देखिएगा कि जिस तरह से इसकी प्रैक्टिस होगी तो डिटरमिन करेगा कि ये कितनी सीरियसनेस के साथ जो है ना ये सारा मामला शुरू किया गया है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है कायम की गई है, क्या सरमायाकारी के अमल को इससे बेहतर बनाया जा सकता है। शकील रामी साहब से इसका हम जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमत की जानिब से जो मुआशी बहाली का प्लान तैयार किया गया है उस पर, साथ ही साथ रज़ी साहब एक तरफ ये मुआशी बहाली का कौमी प्लान है, दूसरी जानिब IMF से डील के लिए अमेरिका और बरतानिया से मदद मांगी जा रही है, और एक हमारे वफाकी वज़ीर ये कहते हैं कि IMF को प्लान B कर दिया गया है। क्या वाकई आपको लगता है कि IMF के बग़ैर हमारी जो इकॉनमी है वो बेहतर हो सकती है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को जो 11 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स हुई हैं सलाबजदगान की बहाली के हवाले से वो हो गए। प्रोजेक्ट लोनी है हमारी वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से ड्यू, वो 5 से 8 अरब डॉलर की वो है। वो इसके अलावा दीगर जो फंडिंग जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है पावर्टी एलिवेशन के लिए डिफिट करता है, USAID करता है, ये तमाम जो हैं ये तब मिलेंगी जब हमारी मईशत के ऊपर IMF का ठप्पा लग जाएगा जी। तो लिहाजा IMF ज़रूरी तो है हमारे लिए। अब IMF की भी कुछ लिमिटेशन है, वो किसी ऐसी हुकूमत के लिए के साथ मुज़ाकरात नहीं करता जिसकी 6 माह से कम उम्र रह गई हो। और अगर आप फरवरी 2022 के अंदर जो इमरान खान साहब ने IMF के साथ जो कमिटमेंट्स करके उनकी वायलेशन की थी, तो उसके पस मंज़र में भी यही था कि वो उस वक्त असम्बलियाँ तोड़ के अप्रैल में इलेक्शन में जाना चाह रहे थे। अपोजिशन ने मौका गनीमत जाना उनकी छुट्टी करा दी अदम एतमाद के ज़रिए। तो ये अपनी जगह के ऊपर भी हकीकत है। जो भी नई हुकूमत आएगी उसे IMF से साथ यही पैकेज या नया पैकेज नेगोशिएट करना पड़ेगा, और ऐसा नवंबर के बाद ही मुमकिन है। ये तो है हकीकत। अब इस हकीकत को दोनों पार्टियां जो हैं वो अपने अपने मतलब में इस्तेमाल करने का प्लान भी कर रही हैं और कर भी रही हैं। PTI कहती है कि जनाब इनसे ये काम नहीं हो सका, और PMLN कहती है कि IMF ने हमारे खिलाफ साजिश की है। देखिए, IMF के साथ नेगोशिएट ना कर सकना पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मैनेजर्स की एलीट है उसके मुंह के ऊपर तमाचा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 3 सियासी कुव्वतों का अगर हम अंदाज़ा कर लें, एक पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है। PTI ने 4 फाइनेंस मिनिस्टर, 2 पीपल्स पार्टी से उधार लेके 2 अपने, यानी सबसे पहले उन्होंने अपना स्टार बैट्समैन असद उमर मैदान में उतारा, वो भाई साहब पहले ही ओवर के अंदर ही उड़ गए। उनके बाद हमाद अजहर साहब भी कुछ स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे आए, काम नहीं बना। फिर वो पीपल्स पार्टी से उधारा लेके आए हफीज शेख साहब को और उनको मैदान में उतारा। उन्होंने मुज़ाकरात करके ये पैकेज जो IMF का जो 3 जून को एक्सपायर हो रहा है ये हमारे गले डाल दिया। उसके बाद उन्हें भी जाना पड़ा और उनकी जगह शौकत तरीन साहब आ गए। ये दोनों हजरात जो थे ये पीपल्स पार्टी से लीज आउट किए गए। तो 2 पार्टियां, उनके 2 फाइनेंस मिनिस्टर तो भुगत गए, हम इसको यूं कर लें। फिर उसके बाद PMLN बड़े चैंपियन के जनाब हम इकॉनमी को ये कर देंगे। उनके पहले साहब आए मिफ्ता इस्माइल साहब, और मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे वो भी 6 माह से पहले फारग कर दिए गए और उनकी जगह आ गए इसहाक डार साहब के, जी मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूँ। इसहाक डार साहब भी ये डील नहीं कर सके। ये किसी एक पार्टी की, एक फ़र्द की नाकामी नहीं है, ये पाकिस्तान के पूरे इकनॉमिक मैनेजर की एलीट की नाकामी है कि वो इस डील को, इस पैकेज को, IMF के प्रोग्राम को थ्रू नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है कि तनकीद करने की बजाय या क्रिटिसिज्म करने की बजाय हमें बहुत बड़ी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है इस वक्त कि ये कौम इतनी बांझ हो चुकी है कि हम कोई अच्छा ढंग का कोई इकोनॉमिक मैनेजर पैदा नहीं कर पा रहे। हमारे लोग IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर जाके काम किया करते थे, सरताज अजीज़ और बरकी साहब और ये सारे लोग जो हैं वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रह के आए हुए हैं वर्ल्ड बैंक के। अब क्या हो गया, अब तो लम्स जैसे अदारे भी बन गए हुए हैं जहाँ पे मेरा मतलब है कि बच्चों को बड़ी आला लेवल की तालीम दी जा रही है।
अब वो लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे इससे, ये सोचने की बात है, इसको देखने की बात है। ये हमारा कलेक्टिव नेशनल फेलियर है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है इस पर। जफर मोतीवाला साहब की क्या टेक है वो भी हम लेंगे, लेकिन शकील रामे साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील रामे साहब, आपके ख्याल में 2035 तक जो मुल्क की जीडीपी 3 गुना बढ़ाने का दावा है, हकीकत है या फिर कोई फसाना है? देखिए, ये तो अभी एक क्या कह लें कि हमें कर्टन रेजर हुआ है एक प्लान का। अब इस प्लान को जब ऑपरेशनलाइज होगा फिर हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है। मगर अगर मैं इसको यानी कि देखूं, इसको जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, देखें कोई भी जो इन्वेस्टर होता है उसके 2 मेजर कंसर्न होते हैं। एक होता है पाकिस्तान में जब आप डील कर रहे हैं, एक होता है उनका सिक्योरिटी, दूसरा होता है उनका कंटिन्यूटी। मेरे ख्याल कहते हैं आर्मी के इसमें आने से हमें कंटिन्यूटी और सिक्योरिटी के इश्यू तो हल हो जाएंगे। मगर बात आती है फिर हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स की, कि वो इकोनॉमिक मैनेजर जो अभी बात कर रहे थे, मुझे इनका नहीं पता कि कौन सा बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे ये, कि जब इकोनॉमिक मैनेजर्स की हम बात करते हैं वहां पर आगे में प्रॉब्लम है। हम जो भी मिसालें देते हैं जो वो बंदा उधर था, मसला ही यही है कि हम एक्सपैट पे या जो कि फॉरेन डोनर ड्रिवन एक्सपर्ट थे, हम उन पे डिपेंडेंट हो गए थे। हमने इंडिजिनस नॉलेज को सिस्टमेटिकली किल किया। अभी भी आप देख लें, अगर कोई बंदा बाहर से ठप्पा लगा के आ जाता है तो हम समझते हैं शायद आसमान से तारे तोड़ लेगा। अगर कोई क्या कहते हैं डोनर का कंसल्टेंट आ जाए, हम उसको भी सारा आंखों में बिठा लेते हैं। जो हमारा इंडिजिनस नॉलेज था उसको हम किल कर देते हैं। अब हमारी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे वो जहां से जब पूरे पैदा होते थे उनको हमने सिस्टमेटिकली पीछे कर दिया, तो अल्टीमेटली मतलब इकोनॉमिक मैनेजर्स का प्रॉब्लम हुआ। अब अगर अब यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए ये सारा पॉलिसी फ्रेमवर्क हुआ, ये सब बात हो रही है एग्रीकल्चर की, आईटी की। एग्रीकल्चर मेरा ख्याल कहता है अगर इस पर फोकस किया गया तो ये हमें इमीडिएट रिलीफ भी देगा और हमें लॉन्ग टर्म बेस भी प्रोवाइड करेगा कि हम ये जो कि 2035 तक की बात कर रहे हैं उसको रियलाइज भी कर सकें। अब डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर को यूज कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जफर मोतीवाला साहब, आपका क्या ख्याल है? वाकई अब आईएमएफ पाकिस्तान का प्लान बी बन चुका है, और क्या आपको लगता है कि आईएमएफ के बगैर जो हमारी बीमार मईशत है वो ठीक हो सकती है? देखिए, मैं पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, आंसर देना चाह रहा हूँ अगर मुझे थोड़ा सा टाइम। तो बहुत आपने अच्छा किया हमारे दोस्तों ने कि साउथ फैमिली के लिए दुआ की। हम लोग पड़ोस में ही रहते रहे जिंदगी में और हम लोग साथ ही बड़े हुए हैं सब लोग। दूसरा ये कि अपना जो सबसे पहले आई कांट सी देम अभी राइट नाउ कि जो कहा गया कि डिफॉल्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। ये नई स्टाइल की डिफॉल्ट होती है, इसमें फौरन नहीं होता कि चारों तरफ से डिफॉल्ट हो। इसको कहते हैं स्लो पॉइंटर। देखिए, इससे पहले इतनी बड़ी पॉपुलेशन की डिफॉल्ट जो देखी गई थी वो 100-125 साल पहले सल्तनत उस्मानिया की देखी थी, जिसके 29 करोड़ अवाम थी। यहाँ 24 करोड़ इतनी सी पट्टी पर है और 29 करोड़ अवाम सल्तनत उस्मानिया की आधी दुनिया में फैली। उसके बाद एक सूबा, उसके बाद एक मुल्क उनको छोड़कर जाता रहा। तो अभी तक ये जो डिफॉल्ट है इसके सिम्टम्स आ रहे हैं। डिफॉल्ट उसी टाइम हो गया जब आपने इम्पोर्ट बंद किया और उनको पेमेंट नहीं की। जो इम्पोर्टर्स थे जो वो कह रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हमारे पेपर डिसाइड करो, वो डिफॉल्ट ही है। डिफॉल्ट ये है जो 300 बच्चा आपका निकला अभी कश्ती पर, अभी तक पता नहीं, अल्लाह खैर करे, अभी तक तो कितने मर चुके हैं। CNN तो कह रहा है 300 मरे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। ये डिफॉल्ट है, ये पाकिस्तान का डिफॉल्ट है कि इसकी इकोनॉमी इतनी खराब है कि ये बच्चों को जाना पड़ रहा है। ये कोई शौक से ये नहीं जाते, ये डिफॉल्ट है। उनको एजुकेशन भी नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं है। अभी आप खबरें सुनते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, इतनी परेशानी होती है सुनकर। और ये भी डिफॉल्ट है कि ये जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं बॉर्डर पर वो क्या कर रहे हैं, उनका रोल क्या है, ये मालूम करें। देखिए, पाकिस्तान में हर साल 15 लाख बच्चा नया जॉब सीकर आता है। ये डिफॉल्ट है कि आपकी जीडीपी अगर 7-8% होती तो ये 15 लाख बच्चा खप जाता था, अब नहीं खपेगा। अब ये आ जाते हैं हम जो आपने सवाल किया था कि भाई ये जो हुआ है, जो मिनरल्स एंड माइनिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए 4 मुल्कों ने कहा है, इसका मुझे हमेशा इंडिकेटर भी देखते हैं आप। ये पूरी पिक्चर किसी को नहीं पता होती है। पूरी पिक्चर्स में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक इंडिकेटर है,
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने मेरी लाइफ टाइम में तो नहीं देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये किस तरह चलेगा। दूसरा ये कि उस एरिया में कह रहे हैं कि वो हैंडल करेंगे तो सिर्फ आर्मी ही कर सकती है, वो है बलूचिस्तान का एरिया। मैंने खुद चागी में लीज पर ली थी बरीडा अच्छा कोर्ट अच्छा पे। जफर साहब, तो हम वैसे लोग भी जहाँ जफर साहब कता कलामी की माजरत, लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाह रही थी। मेरे पास एक रिपोर्ट है 2019 में भी एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी और पाक आर्मी उसका भी हिस्सा थी। ये उससे कुछ डिफरेंट चीज है, उसकी कंटिन्यूशन तो नहीं है? नहीं देखिए, अब है ना कार्ड जो है ना बिल्कुल ओपन आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि ऐसी जब बनती थी ना तो उसमें हुज बिहाइंड द सीन पता नहीं चलता था। अब तो सब सामने आ रहा है कि हम ये कर सकते हैं, हम गारंटी देते हैं इन लोगों को कि उधर वो माइनिंग करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी जिस स्काइप से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसे लिथियम लगता है। लिथियम की दुनिया की सबसे बड़े डिपॉजिट जो है अफगानिस्तान में तो मिल चुके हैं और पाकिस्तान में भी कहते हैं कि उसका कुछ हिस्सा है। तो ये लिथियम हो गया, कॉपर हो गया या गोल्ड हो गया, ये सब बलूचिस्तान की फाइंडिंग्स है। और ये उधर तक जाने के लिए फिर मैंने अपने भाई को भी ये बोला था कि भाई हम कोयटा नहीं उतर सकते, हम चागी तक जाएंगे कैसे। यानी ये उधर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि माइनिंग के लिए बगैर मिलिट्री के, बगैर एस्टेब्लिशमेंट के वहां नहीं जा सकता। और वो जाकर उसको हैंडल करने की गारंटी आपको इतने बड़े एरिया से आएगी, तभी ये बॉल रोल होगा। जो आपने अभी सवाल रिसेंटली किया है कि प्लान बी हो गया है, फिर एक इंडिकेटर है। और ये इंडिकेटर है जो अभी तक लोग नहीं समझ रहे कि पेरिस में जो जा रहे हैं इन्वायरमेंट की कि हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, सैलाब, और उधर जो IMF से चीफ को प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, ये एक इंडिकेटर है कि अभी भी इनको होप है कि IMF विल बी ऑन बोर्ड। क्योंकि देखें, मैंने हर एक को हर चैनल पर कहा, इलेक्शन में ये बजट में मैं काफी एक्टिव था हर चैनल पर, तो मैंने हर एक को यही कहा कि ये जो दिया है ये अगर मान गई IMF तो इसका मतलब IMF इस बजट के साथ थी और IMF मान गई है और इसका मतलब ये इलेक्शन ईयर हो जाएगा। और अगर ये नहीं मानी है तो इसका मतलब ये इलेक्शन ईयर भी नहीं है और IMF नहीं मानी है। और इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो नॉन फाइलर्स को बहुत बेनिफिट दिया, फाइलर्स को नहीं दिया। तो नॉन फाइलर जो एग्रीकल्चर वाला है, जिसका GDP में 20% है और जिसका टैक्स पे शायद 1% भी नहीं है, उनको बेनिफिट दिया गया है ताकि उनके वोट्स मिले। बिल्कुल ठीक है जफर साहब, आपने बड़े अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी शुरका की इस पर क्या राय है वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ एक अहम नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, सदर मुमलिकत ने जस्टिस फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी है। तो क्या इससे अदलिया का बहरान खत्म हो जाएगा, इदारों का टकराव खत्म हो जाएगा और मुल्क दुरुस्त समत में चल पड़ेगा? इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम मुआशी बहाली का जो प्लान है उस पर बातचीत करें, साथ ही साथ IMF का क्या रोल है पाकिस्तानी मैशत में उस पर हम बात कर रहे हैं। खसूसी तौर पर जफ़र मोतीवाला साहब और शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। कहा यही जा रहा है कि IMF अब प्लान बी बन चुका है और IMF के बगैर अब IMF की बैसाखियों को छोड़कर पाकिस्तान की मैशत को चलाना होगा। आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मैंने आपको कहा ना, इस तरह के जज्बाती नारे जो हैं पिछले जब से IMF के साथ हम गए हैं हम सुनते आ रहे हैं। जिस वक्त PTI की हुकूमत ने IMF से जान छुड़ाने की कोशिश की थी ना, तो उस वक्त यही हुक्मरान टोला था जो बार बार कह रहा था कि IMF हमारी ज़रूरत है। और आज भी जिस वक्त आप कह रही है ना कि ये प्लान बी बन गया है, तो कल प्राइम मिनिस्टर मिन्नतें कर रहे हैं सफारती तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों के साथ कि जनाब हमारा IMF के मामले में हमारी मदद फरमाएं। तो अगर वो प्लान बी बन गया है, हम तो नहीं कह रहे हैं कि वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ये कह रहे हैं। मुसद्दक मलिक साहब की किस बात पे आप इतवार करती हैं? वो तो बेचारे कभी पेट्रोल की जो है रशियन पेट्रोल के बारे में कहते थे कि मुझे सस्ता पेट्रोल मिला, फिर रशिया ने वजाहत की हमने कोई सस्ता पेट्रोल नहीं बेचा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, फिर कहने लगे कि नहीं इससे पाकिस्तान में कोई पेट्रोल सस्ता होगा। वो ऐसे लोगों के बारे में आप ज़्यादा संजीदगी से न लिया करें। बात सारी ये है कि अगर आपने मईशत को जज्बाती नारों के साथ डील करना है तो आपका कुछ नहीं होगा। और एक ऐसे मुल्क की इकॉनमी जो खुद इस वक्त आलमी मालियाती इदारों और आलमी मदद के साथ खड़ी हो, वहाँ आप कहें कि हमने IMF से बाहर निकलना है, कौन निकलने देगा आपको? और कैसे निकलेंगे आपके पास? और प्लान बी जो है या प्लान ए जो भी आपके पास है, उसके कोई 2-4 पॉइंट तो बता दें कि वो क्या है। आप तो ब्रादर इस्लामी मुल्कों से भी मदद नहीं ले सके, जो भी रज़ी साहब ने कहा कि जब तक IMF का ठप्पा नहीं लगना किसी ने आपकी कोई मदद नहीं मिलनी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी कोशिश यही है
कि किसी ना किसी तरीके से IMF को इंगेज किया जाए। IMF जो है वो क्यों नहीं इंगेज हो रहा है, उसकी एक वजाहत तो रज़ी साहब हमेशा करते हैं कि जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी वो इंगेज नहीं होंगे, और जो शराइत वो देना चाहते हैं आप उनके साथ जो है वो दूसरी गेम खेलने की कोशिश करते हैं, फिर गालियाँ भी निकालते हैं। फिर अब सागदार साहब ने जब ये कहा कि जो IMF हमारा दुश्मन बना हुआ है स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर ये सवालात तो लोग आपसे करेंगे ना। असल में एक पूरी की पूरी रियासत के कॉन्टेक्स्ट में कन्फ्यूजन है, हुकूमती प्लेटफॉर्म के ऊपर कन्फ्यूजन है। एक वजीर कुछ कहता है, दूसरा वजीर कुछ कहता है, प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं। अभी रजी साहब कहते हैं कि डिफॉल्ट की बातें ना करें। ओ भाई, जिस मुल्क का वजीर दिफा टीवी पे बैठ के ये कहता है कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है अमली तौर पे, उसके बाद अब कोई बाकी बात रह जाती है? तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ शोबदाबाजी के जरिए मईशत को दुरुस्त करने के मामलात हैं, वो चाहे साबका हुकूमतें हो, चाहे मौजूदा हुकूमतें हो, चाहे उससे माजी की हुकूमतें हो, इससे मईशत दुरुस्त नहीं होती। और मैंने फिर आपको ये कहना चाहता हूँ लास्टली कि जब तक आप मईशत के हवाले से एग्रेसिव रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, कड़वी गोलियां नहीं खाएंगे, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग नहीं करेंगे, आप अपनी इकॉनमी को नहीं खड़ा कर सकते। शकील रामी साहब, आपको क्या लगता है IMF के बगैर चल पाएंगे हम? शकील रामी साहब गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे हैं। रिजवान रजी साहब, आगे बढ़ते हुए कुछ बात कर लेते हैं। आज एक जो अहम नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से, अब क्या लगता है कि अब जो इदारों का बहरान था, वो इदारों में जो टकराव था और जो अदलिया का बहरान था, वो ख़त्म हो जाएगा और हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? नहीं, वो बढ़ गया है। इस वक्त जो है सरकार से पेंशन लेने वाले वो जो चीफ जस्टिस रिटायर जो हैं, वो आर्मी के कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन लेके गए थे, और फिर वो एप्लीकेशन फ़ाइल करने वाले वकला ने चीफ जस्टिस साहब से इनफरादी तौर पे जाके मुलाकात की थी। उसका नतीजा सामने आ गया। कल वो समाअत के लिए दरख्वास्तें मुकर्रर हो गई हैं, और ये भी दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हो रहा है। देखिए, ये बेसिकली जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने एक क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो रोक के रखा हुआ है। हालांकि वफाकी हुकूमत ने कह दिया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो एक क्रिएटिव रिव्यू था, वो रिव्यू जो है हमें प्रोसीड नहीं करना, हम उसको विड्रॉ करना चाहते हैं। अब वो जो रिव्यू है वो रोक के रख लिया, और चीफ जस्टिस उन्होंने उसके ऊपर जजमेंट रिजर्व कर दी। अब वो किसी भी वक्त उस रिव्यू को आप हेल्ड करके काजी फायज ईसा साहब को फारग कर सकते थे। जो मैंने ज़राए से मालूम किया है, वो मुझे बताया गया कि उस क्यूरेटिव रिव्यू को अनडू करने का यही तरीकाकार था कि उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और वो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सदर आरफ अलवी साहब के कॉन्सेंट के साथ वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अच्छा। उन्होंने इसकी इजाज़त दी है या उन्होंने ऑर्डर पास किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने उसका किया है। मेरा ख्याल है इससे बहरान ख़त्म नहीं होगा। से ये जारी हुआ है मेरा ख्याल है ये बहरान जो है ये इससे ख़त्म नहीं होगा। ये बहुत बड़े बहरान और टकराव की शुरुआत हैं। अच्छा। और इसकी इंतहा उस दिन पहुंचेगी जिस दिन पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करके घरों को जाएगी, क्योंकि मौजूदा जो हैं उनका ख्याल ये है कि पार्लियामेंट उनकी राह के अंदर खड़ी हुई है। वो पार्लियामेंट कानून बना देती है जिससे उनके इख्तियारात महदूद। सलमान आबिद साहब, आपका क्या ख्याल है? आप अग्री करते हैं रजी साहब से? देखिए, पहली बात तो यह कि इस कौम का डायलेमा ज़रा देखिए। कभी ये जो है ना हमेशा से एक मसीहा की तलाश में होते हैं। इदारों की, जिस मुल्क में इदारे बालादस्त होते हैं ना, कानून की हुक्मरानी होती है, आइन की बालादस्ती होती है, वहाँ कभी किसी फ़र्द वाहिद की बुनियाद के ऊपर ये नहीं सोचा जाता कि ये मसीहा आएगा। कभी हम सियासी मसीहा ढूंढते हैं, कभी हम इसहाक़ की शक्ल में माशी मसीहा ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी चीफ जस्टिस की शक्ल में कोई मसीहा ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी किसी सियासतदान के कॉन्टेक्स्ट में मसीहा ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो भाई अपने इदारों को बालादस्त कर लें, और जिस चीफ जस्टिस ने भी आना है उसने आइन के तहत ही चलना है ना, या उसने आइन की किताब फाड़ के फेंक के अपनी मर्जी का कोई एजेंडा लेके जादूगरी दिखाना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बात यह है कि अभी ये पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, जिस पार्लियामेंट को अपने हाथों से बांध के बाकायदा सियासतदानों ने हाथों से बांध के अपनी पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म कर दिया हो, वहाँ पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हुए सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए। सही। आज इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ सियासतदानों का किया धरा है। इन सियासतदानों ने अपनी जमहूरी स्पेस को श्रिंक किया है और उठाकर चीजें दूसरों को पकड़ा दी। उनसे आप कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती के बारे में बातें करेंगे, वो बड़े रुकावट बने हुए। ये तो बकायदा सर, ये तो बकायदा सौदाकार हैं। इनके साथ डील करें, ये सारे मामला ठीक कर लेते हैं अपने आपस में, जो मर्जी डील करें, तैयार रहते हैं। जरदारी साहब भी, शरीफ खानदान भी, और फजलुर रहमान भी, सब के सब, इमरान खान भी लगा लें आप, चले वो भी शामिल कर लें, सब तैयार रहते हैं।
इनके वतन से ठीक है। जमहूरियत की बातें करना, आइन की बालादस्ती की बातें करना, कानून की हुक्मरानी की बातें ठीक है। करना, ये एक जज्बाती किस्म के नारे तो हो सकते सर, हैं, last 2 प्रैक्टिकल minutes पॉलिटिक्स जो है वो ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान की। और मैं नहीं समझता कि उनके आने से यहाँ पे कोई बड़ा इंकलाब आने वाला है। जैसे रिजवान रज़ी साहब ने कहा, मसाइल और बढ़ेंगे। ठीक है, जफर भाई से पूछ लें। शकील रामी साहब को शामिल है को उत्तर हैं। शकील रामी साहब, आपका क्या ख्याल है, IMF के बगैर चल पाएगी पाकिस्तान की मैशत? हम बड़ी जी मुश्किल सिचुएशन में है। हम ना IMF को छोड़ सकते हैं ना उसके साथ चल सकते हैं, क्योंकि एक बात तो मद्देनजर रखें, IMF प्योर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं है या प्योर बैंक नहीं है। अच्छा, ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको अमेरिका यूज करता है पनिश करने के लिए या रिवार्ड करने के लिए। मिसाल के तौर पे IMF के रूल एंड प्रोसीजर्स में लिखा हुआ था ये उस मुल्क को कर्जा नहीं देगा जहां को मेजर कंफ्लिक्ट होगा। मैंने रूल एंड प्रोसीजर चेंज किए और यूक्रेन को $15.6 बिलियन दिया और पाकिस्तान को $1 बिलियन नहीं दे रहा। क्यों? पाकिस्तान वेस्ट की पॉलिसी को टो नहीं कर रहा। वो हमसे चाहते हैं हम CPEC से निकलें, चाइना कंटेनमेंट में शामिल हों। तो इस सिचुएशन में हम वहां फंस चुके हैं कि वो कहते हैं सांप के मुंह में छपकली निकले तो मरे, ना निकले फेंके तो मरे। सही है। तो अब हम उस सिचुएशन में। ठीक है, जाते जाते जफर मोतीवाला साहब से भी जान लेते हैं, आप क्या राय रखते हैं जफर मोतीवाला साहब इस पे? देखें, IMF का से 30 सेकंड जो जैसे मांग रहा है ना, वो कोई भी यहाँ पर जो एनालिस्ट है वो नहीं समझ रहा वो क्या मांग रहा है। वो कुछ और मांग रहा है। आप एक प्रोग्राम में डार साहब ने कहा जियोपॉलिटिकल हम प्रॉब्लम में है, और उसका मेन है कि IMF की डिमांड ये नहीं है हर वक्त के भाई आप अपना डॉलर रुपए की पैरिटी को ओपन और इंटरबैंक में, कुछ और है, और आप समझो क्या वो मांग रहा है। हम IMF के साथ किसी ना किसी शेप से 1948 से हैं, क्योंकि अमेरिका ने जिस दिन $6 लाख दिए थे हमें 1948 में, वो IMF नहीं था तो कोई और था, लेकिन पाकिस्तान सबसे बड़ा अमेरिका डोनर सबसे बड़ा वो था। ये मैं आपको फाइनल अपनी बात करूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तमाम पैनलिस्ट की राय आपने जानी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।